नमस्कार दोस्तों। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि कंपोस्ट खाद कैसे बनते हैं, कंपोस्ट खाद बनाने की विधियाँ कितनी होती हैं। आज हम देखेंगे जैव उपचार क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या, टॉपिक लिखते हैं जैव उपचार। जैव उपचार क्या है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अनावश्यक रूप से फैलने वाले प्रदूषणकारी पदार्थों से निजात पाने अथवा उनकी मात्रा कम करने हेतु जब जैव क्रियाओं एवं जैव रासायनिक क्रियाओं की मदद ली जाती है, तब इस तरह से प्रदूषणकारी पदार्थों से निजात पाने के लिए जैव उपचार कहा जाता है, या निजात पाने को जैव उपचार कहा जाता है। अर्थात जैव उपचार एक ऐसी तकनीकी है जिसमें जीवाणुओं का उपयोग प्रदूषक पदार्थों को स्वच्छ करने में किया जाता है, जिसके लिए जैवीय अभिकर्ताओं का उपयोग करके खतरनाक अपशिष्ट अथवा हानि रहित अपशिष्ट में बदल देते हैं। अमेरिका में बायोटेक्नोलॉजिस्टों द्वारा मृदा में पेंटाक्लोरोफिनॉल को हटाने की हेतु फ्लेबैक्टीरिया का सफल प्रयोग किया जाता है। जैव उपचार की इस तकनीकी से जल तथा मृदा में से विषाक्त जहरीले पदार्थों को हटाने या अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इन व्यर्थ पदार्थों को भोजन के रूप में खाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव प्राकृतिक रूप से मृदा तथा जल में निवास करते हैं, जिसमें कृत्रिम सिंथेटिक पदार्थों को भी अपघटित करने की अलौकिक क्षमता विद्यमान होती है। क्योंकि प्राकृतिक क्रिया अत्यंत धीमी होती है, अतः व्यावसायिक तौर पर जैव उपचार करने में मृदा को ऑक्सीजन, पोषक तत्वों तथा जल से उपचारित करने पर सूक्ष्म जीवी क्रिया में वृद्धि हो जाती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैव उपचारी सूक्ष्म जीवों में बैसिलस तथा विभिन्न विषभोजक कवक के नाम अग्रणीय हैं। आजकल विषाक्त पदार्थों को अपघटित करने हेतु आनुवंशिक अभियंत्रण युक्त तकनीक सुपरबैग्स का अन्वेषण किया जा चुका है, जो विषाक्त रसायनों को CO2 द्वारा अन्य कम हानिकारक अवशेष में बदल दिए जाते हैं। इसलिए इस तकनीक पर ध्यान दिया जा रहा है। तो जैव उपचार आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिक तंत्र किसे बोलते हैं। पर्यावरण में जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण जो फैले हुए हैं, उनसे निजात पाने के लिए जिन जैव रसायनों की मदद ली जाती है, उसे जैविक उपचार कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। उनकी क्या भूमिका होती है, किस किस जगह पर, वो अब आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीव या जीवाणु, ये कुछ जगह अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि पर्यावरण में भूमिका निभाते हैं, बहते हुए जल में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, और भी कई जगह अपनी भूमिका निभाते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य है वो अब डिस्कस करते हैं। इससे पहले है पर्यावरण में सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका। पर्यावरण में सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका क्या होती है
सूक्ष्म जीवाणु प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों में क्रियान्वयन में उत्पन्न महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनमें 7% फास्फोरस, 14% नाइट्रोजन, 50% कार्बन तथा प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनकी वृद्धि जब पूर्ण हो जाती है तो ये स्वयं अन्य जीवों के लिए वांछित पोषण स्रोत बन जाते हैं। अतः प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा मुख्यतः निम्न कार्य किए जाते हैं। तो इसके द्वारा पर्यावरण में जो जो कार्य किए जाते हैं वो क्या है, जिसमें से पहला है ये कार्बनिक तत्वों को अपघटित कर देते हैं तथा खनिज में बदल देते हैं। दूसरा, ये अन्य रासायनिक परपोषकों के लिए पोषण समृद्ध भोजन स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अगला है, इनके द्वारा ऐसे निरोधी पदार्थ पैदा कर दिए जाते हैं जो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को कम कर देते हैं। अगला पॉइंट है, ये पदार्थों को घुलनशील तथा गैसीय रूप में बदल देते हैं। ऐसा या तो प्रत्यक्ष रूप से उपचायी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण में रूपांतरण के द्वारा होता है। अगला है, ये परभक्षी जीवाणु प्रोटोजोआ, निमेटोडस और मृदा कीटों के लिए भोजन स्रोत का कार्य करते हैं और इस प्रकार के खाद्य जल का निर्माण करते हैं। अगला है, ये वन्य जीवों द्वारा उपयोग में किए जाने के लिए पदार्थों को रूपांतरित करते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट है, ये तो हुआ आपका पर्यावरण में। अब बाह्य जल में, बाह्य मल के उपचार में सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका। बाह्य मल के उपचार में कैसे आता है इनका उपयोग? बाह्य मल के उपचार में प्रथम चरण में तैरने वाली सभी वस्तुओं जैसे टायर, बोतल इत्यादि को निकाल लिया जाता है और बचे हुए निलंबित कणों को बैठने दिया जाता है। इस अवसादन क्रिया में कार्बनिक तत्वों में समृद्ध मिश्रण बचा रहता है। फिर इस जलीय अवशेष को सूक्ष्म जीवी विघटन अथवा जल अपघटन के द्वितीय चरण में प्रयोग में लाया जाता है। इस द्वितीय चरण में जीवाणुओं, शैवालों, प्रोटोजोआ इत्यादि एक विविध समुदाय बालीय रूप में कागज, काष्ठ, कपड़ा, पेट्रोलियम तथा कार्बनिक अणुओं के शेष कणों को पाचन कर देते हैं और निलंबन का निर्माण करता है, जैसे अवमल कहा जाता है। इस अवमल का उपयोग ऊर्जा के द्वितीय स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, बाह्य मल का हो गया। अब देखते हैं इसमें और इन सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका रहती है। अगली भूमिका जो होती है इनका होता है तत्वों के पुनर्चक्रीकरण में। तत्वों के पुनःचक्रण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तत्वों के पुनर्चक्रीकरण में कैसे होता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन इत्यादि आवश्यक तत्वों का चक्रीकरण पारिस्थितिक तंत्र में जैविक वैज्ञानिक विधि के माध्यम से होता है, जो कि जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर तथा लोहे तत्वों के रूपांतरण के लिए ये सूक्ष्मजीवी परम आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन के चक्रण में नाइट्रोजन यौगीकरण, नाइट्रीकरण
की प्रक्रिया होती हैं जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित होती हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण मुक्त जीव वायवीय होता है। इसके अलावा कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो पादपों के साथ सहजीवी सहचार्य में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं, जैसे राइबोजियम के साथ राइबोजियम और बार्डीराइजोरियम फलियों के साथ जीवाणुओं के द्वारा होती है। कार्बन चक्र में कार्बन के यौगिकीकरण साइनोबैक्टीरिया और हरित शैवालों की क्रियाओं द्वारा होता है। सल्फर चक्र में सूक्ष्म जीवाणुओं का बहुत योगदान है। प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव इलेक्ट्रॉन के स्रोत के रूप में सल्फ्यूराइड का उपयोग करके सल्फर का रूपांतरण करते हैं। लौह चक्र की सूक्ष्मजीवी क्रियाविधि परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। थियोबैसिलस, फेरो ऑक्सीडेंट और गैलिओनेला नामक जीवाणुओं लोह का ऑक्सीकरण करके फेरस आयन को फेरिक आयन में रूपांतरित कर देते हैं। इसके अलावा स्यूडोमोनास भी लोह चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये हमारे हो गया सूक्ष्म जीवों की तीनों भूमिका क्या क्या होती हैं। इसके बाद है जैव कीटनाशकों तथा जैव फफूंदीनाशकों का उपयोग। जैव कीटनाशकों तथा जैव फफूंदीनाशकों का उपयोग। फफूंदीनाशकों का उपयोग फसलों को कीड़े मकोड़े तथा बीमारियों से बचाने के लिए जिन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है उन्हें जैव कीटनाशक कहते हैं। दोबारा सुनो, फसलों को कीड़ों मकोड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए जिन कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें जैव कीटनाशक कहते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कीटनाशी, दूसरा होता है खरपतवारनाशी, और तीसरा होता है फफूंद या कवकनाशी। कीटनाशी कौन सा होती है? जैसे डीडीटी है, गैमेक्सिन है, ये कीटनाशकों के उपयोग में लाए जाते हैं। खरपतवारनाशी एंट्राजिन है, ब्यूटाक्लोरो, एल्क्लोर इत्यादि रासायनिक पदार्थ खरपतवार के लिए या खरपतवार इत्यादि को नष्ट करने के लिए प्रयोग में आते हैं। फफूंदनाशी गंधक, कॉपर, ऑक्सीक्लोराइड इत्यादि रासायनिक पदार्थ कवकों या फफूंद को समाप्त करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है। उपरोक्त सभी कीटनाशक अत्यंत जहरीले होते हैं, जिनकी अल्प मात्रा ही हानिकारक होती है। यदि फसलों में कीटनाशकों का उपयोग अधिक समय तक किया जाए तो ये भोजन में के साथ मिलकर मनुष्य के शरीर में पहुंचकर अनेक बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इनके प्रयोग से हानिकारक कीटों के साथ लाभकारी कीट भी मर जाते हैं।
जिसमें उपज को कम हो जाती है। इसलिए कृषि वैज्ञानिक ने इन कीटनाशकों के स्थान पर जैव कीटनाशक जैसे खरपतवार नाशकों तथा जैव फफूंदनाशकों की खोज की। सबसे पहले जैव खरपतवार नाशक अथवा जैव शाकनाशी की खोज की गई, जिसे कवक फाइटोथोरिया पाल्मिवोरा से प्राप्त किया गया। इसी प्रकार कोलेंगो एक कवकीय शाकनाशी है, जिसे कवक कोलेस्ट्रोल टाइकम गलियोस्पोरी के कोनेडिया से प्राप्त किया गया। ये तो हो गए हमारे कौन कौन सा कहाँ से प्राप्त किया गया है। अब है जैविक पीड़क जीव नियंत्रण कैसे होता है। क्या देखो लिखता हूँ, जैविक पीड़क जीव नियंत्रण। जैविक पीड़क जीव नियंत्रण एक ऐसा उपयुक्त वैकल्पिक तरीका है जिसमें पीड़क जीव को मारने के लिए अन्य जीवों का उपयोग किया जाता है और ये जीव जैव पीड़क जीवनाशी कहलाते हैं। ठीक है। और जीव कीटनाशक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, लास्ट टॉपिक है इसके अंदर। किसके अंदर? जैव कीटनाशकों तथा जैव फफूंद का उपयोग इसके अंदर, क्योंकि हमें ये भी तो जानना है कि जीव कीटनाशक कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक, जीव कीटनाशकों के प्रकार। जीव कीटनाशकों के प्रकारों के नाम मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसमें पहला होता है परजीवी, जिसे दूसरा होता है कीट हार्मोन्स, तीसरा होता है बंधीयकरण तकनीकी। क्या? बंधीयकरण तकनीकी। और चौथा होता है प्राकृतिक कीटनाशक। प्राकृतिक कीटनाशक। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे भूमंडलीय तापमान क्या होता है, भूमंडलीय तापमान के प्रभाव क्या होते हैं, ओजोन परत का अपक्षय कैसे होता है, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, अम्लीय वर्षा क्या होता है, इत्यादि के बारे में हमारा जो इस इकाई का हमारा अंतिम चरण है वो हम इससे अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारी एक यूनिट ख़त्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।